फाइन, मैं एक फोटो ले रही हूँ आप लोग का फिर से, उसके बाद क्लास स्टार्ट। सर आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। मैडम ने कहा कि बोनस बताइएगा। सर यू कैन स्टार्ट नाउ, थैंक यू सर। आज हम सभी ऑस्ट्रियन रियासती लॉ के विचार विमर्श से एकत्र हुए हैं और आप सबको बधाई हो। आप सब इतिहास का सृजन कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको ज्ञात, प्राकृतिक विधि का इतिहास पूर्ण न्याय की खोज और उसकी विफलता की कहानी, यह उच्चतर विधि का आदर्श हुई प्राकृतिक विधि विचारधारा प्राचीनतम काल से प्रारंभ होकर अनवरत रूप से आज तक मानव की सेवा में लगी। हमें किसी के विचार को समझने के लिए उस व्यक्ति की परिस्थिति को, उस कालखंड के विचार को और वहां तक के मानव सभ्यता के विकास को समझना होगा, तभी हम उसके विचार को संपूर्ण रूप में ग्रहण करें। आप सब नेचुरल लॉ स्कूल पर प्रोफेसर मिश्रा सर की क्लास हो चुकी है। हम उस पर बहुत सारे प्रकाश नहीं डालेंगे, हम उसे केवल रेफर करना चाहते हैं कि ये प्रिज्यूम करते हुए कि हम सबको ये सब क्या है। हमें ज्ञात है सुकरात के संबंध में, प्लेटो के संबंध में, अरिस्टो के संबंध में, सिसरो के संबंध में, इतिहास के संबंध में, आगस्टस के संबंध में, हाल्स लाक रूसो के संबंध में, और जिस समय ऑस्टिन का प्रादुर्भाव हुआ उस समय विधि को एक पूर्ण आदर्श के रूप में स्वीकार किया। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म लॉ का बेसिक करेक्ट, और ब्लैकस्टोन ने सत्य कहा है कि आर डिवाइन लॉज आर सुपीरियर इन ऑब्लिगेशन टू ऑल अदर लॉज। इसका अर्थ है कि चाहे जो भी विधि हो उनमें दैवीय विधि सर्वोच्च होगी, ऑब्लिगेशन बाध्यता होगी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नो ह्यूमन लॉ शुड बी अलाउड टू कंट्राडिक्ट डिवाइन लॉ। एक तरह से यह भी निर्धारित किया गया, ये एक मान्यता थी कि जो मानवीय विधि का विस्तार क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र है, वो डिवाइन लॉ के अधीन है। किसी भी मानवीय विधि को डिवाइन लॉ को कंट्राडिक्ट करने की अथॉरिटी नहीं। और तीसरा हम कह सकते हैं जो उस समय का वैलिड लॉज था कि आर वैलिड लॉज डिराइव देयरफॉर फ्रॉम द डिवाइन। जो भी विधियां विद्यमान थी उस समय वो सभी अपनी वैधता दैवीय विधि से प्राप्त करती थी, डिवाइन लॉ से। ऑस्टिन जिस समय अपने विचार का प्रतिपादन कर रहे थे वह पुनर्जागरण का काल था, उससे आगे बढ़ चुका था। यद्यपि हार्ट्स और बेंथम समावेश के सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुके थे, वो और ब्लैकस्टोन उनको स्वीकार भी चुके थे। वो लॉर्ड को यह मानते थे कि इसकी संसद सर्वोच्च है, इसकी सर्वोच्चता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है।
लेकिन वह कहीं न कहीं कॉमन लॉ के सिद्धांत से उसका नियंत्रण करते हैं। इसी तरह ब्लैकस्टोन भी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को स्वीकार करते थे, उसके सशक्त हिमायती थे और वह नेचुरल लॉ के मिल से उसको गवर्न करते थे। आज प्राकृतिक विधि के मिथ से और बेंथम उपयोगितावादी के सिद्धांत से जो विधि का स्रोत है उसको डिवाइन लॉ में खोज। इसी दौरान प्रमाणवाद का अभ्युदय इसी अतीत और भविष्य की प्रकल्पनाओं से दूर तथ्यात्मक अध्ययन के लिए इसे प्रमाणवादी दृष्टिकोण देना आवश्यक हो गया। लीगल पॉजिटिविज्म विधिशास्त्र के क्षेत्र में एनालिटिकल रूप में इसलिए विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद भी कहा जाता है। यह एनालिटिकल पॉजिटिविज्म ऑस्टिन, बेंथम और हार्ट को समाहित करता है। यह एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम से अपना कार्य प्रारंभ करता है और उससे अगनात्मक इंडक्टिव सिस्टम से जो नॉर्म, प्रोसीजर्स और डिफरेंसेस हैं उनको दूसरी विद्युत व्यवस्थाओं के मानकों, संकल्पनाओं और विभेदों से अंतर करके निष्कर्ष निर्धारित करना। विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद की का मूल्यांकन अगर जूलियस स्टोन के शब्दों में किया जाए तो कहा जा सकता है कि इसकी प्रमुख दिलचस्पी लीगल टर्म्स को तार्किक अंतर संबंधों को स्पष्ट करना। इस तरह एक विधिक व्यवस्था की रचना के उसके विश्लेषण का विज्ञान संप्रभ के रूप में तथा विधि की संप्रभ के समादेश के रूप में और विधि के अनुपालन में अनुशास्त्री के तथ्य के रूप में व्याख्या के कारण इसे आज्ञात्मक सिद्धांत या एम्पिरिटिक थियरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। प्रमाणवाद पॉजिटिविज्म का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया गया और इसकी इसी अस्पष्टता के कारण इसे त्याग किया गया है। चाहे जो विधिक प्रमाणवाद एक स्वीकार्य तथ्य है, इसके साथ ही इसका विभिन्न अर्थों में प्रयोग स्वीकार किया गया है। आधुनिक विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारक प्रोफेसर H.L.A. हार्ट ने अपनी पुस्तक द कंसेप्ट ऑफ लॉ में प्रमाणवाद के 5 अर्थों को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रमाणवाद पॉजिटिविज्म पूरे उसको चाहे जो जिस रूप में लिया हो, इन्हीं 5 अर्थों में उसका प्रयोग किया गया है। All laws are command of human beings.
प्रमाणवाद पॉजिटिविज्म की पहली मान्यता यही है कि सभी मानव विधियां एक समादेश है, कमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी तक क्या माना जाता था कि कमांड ऑफ गॉड। अब प्रमाणवाद इस अंतर को स्पष्ट किया कि विधियां दैवकृत नहीं है, मानव। इसी तरह से प्रमाणवाद का दूसरा लक्षण प्रोफेसर हार्ट ने स्पष्ट किया कि विधि और नैतिकता, विधि जो है और विधि जो होनी चाहिए, लॉ में अंतर है। विधि और नैतिकता में कोई आवश्यक संबंध नहीं है। तीसरा लक्षण इन्होंने कहा, विधि का अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन होने के कारण इसको अन्य आलोचनात्मक विषयों से पृथक किया जाना चाहिए। प्रमाणवाद यह भी मानता है कि विधिक व्यवस्था, लीगल सिस्टम एक क्लोज लीगल सिस्टम है, ये बंद विधिक व्यवस्था है। इसमें नियम अस्तित्व में है, केवल तार्किक माध्यम से उसके सहयोग से निर्णय लिया जा सकता है। तीसरा, तथ्य की तरह जिन्हें दलील, साक्ष्य और सबूत से साबित नहीं किया जा सकता है, वह विधि का क्षेत्र नहीं है। हम लोग जब बेंथम और ऑस्टिन का मूल्यांकन करते हैं तो ये पाते हैं कि ऑस्टिन और बेंथम हार्ट के इन 5 लक्षणों में केवल 3 प्रतिपादनाओं को स्वीकार करते थे। पहली है कि मानव विधि मानव का समादेश है, लॉ इज कमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग। दूसरा, विधि और नैतिकता में कोई संबंध नहीं है, यह दोनों पृथक हैं। तीसरा, विधिक संकल्पनाओं का विश्लेषण या उनके अर्थों का अध्ययन महत्वपूर्ण अध्ययन होने के कारण इसे ऐतिहासिक और सामाजिक खोजबीन एवं नैतिक मनोभाव से पृथक किया जाना चाहिए। लेकिन ऑस्टिन और बेंथम यह नहीं मानते थे कि विधि व्यवस्था एक बंद तार्किक व्यवस्था है। और इसे नैतिक निर्णय आज साबित नहीं किए जा सकते। ऑस्टिन यह मानते थे कि विज्ञान के अधीन सभी तथ्य का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन विधि के विज्ञान के अधीन केवल उन्हीं का अध्ययन किया जा सकता है जो मानव सृजित है। प्रमाणवाद के अन्य विधिशास्त्री केल्सन 3, 2, 3 और 5 सिद्धांत को, अर्थात विधि और नैतिकता में कोई संबंध नहीं है, विधि की संकल्पनाओं का अध्ययन आलोचनात्मक विषयों से मुक्त होना चाहिए और इसे एक विज्ञान के रूप में साबित किया जा सकता है। ऑस्टिन बेंथम की तरह यह चाहते थे कि अन्य विषयों की भांति विधि का विज्ञान अनुभूतियों और अगनात्मक पद्धति से प्राप्त सिद्धांतों से निर्मित होना चाहिए। बेंथम की तरह
विधि के सामान्यीकरण को एक विधिक व्यवस्था तक सीमित न रख करके यह विचार व्यक्त किया, विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र का विज्ञान विशिष्ट विधि के सिवाय सामान्य होना चाहिए। उन्होंने एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन आवश्यक माना और आलोचनात्मक विधिशास्त्र को विधायन का विज्ञान कहकर विधि के अध्ययन से पृथक कर दिया। ऑस्टिन ने अपना अध्ययन पॉजिटिव लॉ माने कमांड ऑफ सॉवरेन, उन्होंने आज बेंथम से प्रेरणा ली, परंतु हार्ट्स के मिथ ऑफ नेचुरल लॉ और यूटिलिटी पॉलिसी बेंथम के पृथक रहे। इस तरह उन्होंने कठोर रूप से विधि कही जाने वाली स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड तक ही अपने अध्ययन को सीमित किया। ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ की खोज कैसे की, इसको समझने के लिए हम लोग ऑस्टिन की विधि के विभाजन को समझने की आवश्यकता है। ऑस्टिन ने कहा कि अगर हम विधि को नैतिकता और धर्म से अलग करें तो विधि को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, एक प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ एंड दूसरा इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ। प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉज को फिर उन्होंने दो भागों में विभाजित किया और कहा कि एक डिवाइन लॉ है, एक ह्यूमन लॉ है। डिवाइन लॉ हुआ है जो ईश्वर प्रदत्त है और ह्यूमन लॉ को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, एक पॉजिटिव लॉ और एक कस्टमरी लॉ। पॉजिटिव लॉ को उन्होंने संप्रभु का समादेश कहा, संप्रभु का समादेश विधि है। और ह्यूमन लॉ में उन्होंने दूसरे कस्टमरी लॉ को माना कि जो प्रथागत विधियां हैं, रूढ़गत विधियां हैं, रूढ़गत नियम हैं, वो भी विधि का बल रखते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव लॉ नहीं है, वो कस्टमरी लॉ है। इसी तरह से उन्होंने इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ को दो भागों में विभाजित किया, एक पॉजिटिव मॉरलिटी में और दूसरा जो एक्चुअल रियल साइंस लॉ है, नेचुरल लॉ है, उसमें। पॉजिटिव मॉरलिटी को उन्होंने विधि नहीं माना। पॉजिटिव मॉरलिटी में उन्होंने इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कन्वेंशनल लॉ, इन सबको रखा है। नेचुरल लॉ में जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, बहुत सारे विज्ञान हैं, उन्हें भी औपचारिक रूप से विधि कहा जाता है, लेकिन वो ऑस्टिन के शब्दों में विधि नहीं। ऑस्टिन के अनुसार दैवी विधियां और निश्चयात्मक विधियां, डिवाइन लॉ और पॉजिटिव लॉ, ये प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ है। स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉ है, पॉजिटिव मॉरलिटी में कुछ उचित रूप से विधि कहे जा सकते हैं और कुछ अनुचित रूप से विधि कहे जा सकते हैं। पॉजिटिव मॉरलिटी जो इम्प्रॉपरली लॉ कहा जाता है, वो जनमत पर आधारित नियम है, ओपिनियन बेस्ड है, क्योंकि यह लोगों के मत
या मनोभाव से समर्थित होते हैं, जिन्हें लोग मानव आचरण के रूप में स्वीकार करते हैं या उन्हें अज्ञात करते हैं। लॉ क्रिएटेड बाय पब्लिक ओपिनियन, इसको ऑस्टिन विधि नहीं मानते हैं। यद्यपि यह लक्षण स्ट्रांग होता है और नजदीक का होता है, परंतु यह केवल अलंकारिक होता है और लाक्षणिक होता है। इसलिए इन विधियों को इम्प्रॉपरली शो करना कहा जाता है। जो इम्परेटिव लॉज हैं, प्रॉपरली शो कॉल्ड लॉज हैं, उनको रिलेट करने वाला जो सादृश्य है वो बहुत दूरस्थ होता है और दुर्बल होता है। पॉजिटिव लॉ समरूपता, घनिष्ठता और दूरस्थता से संबंध रखते हैं। दूरस्थता के सादृश्य पर पॉजिटिव लॉ 3 विषयों से संबंधित, समरूपता की दृष्टि से ईश्वरीय विधि से संबंधित है, घनिष्ठता की दृष्टि से पॉजिटिव मॉरलिटी के उन नियमों से संबंधित है जो मत द्वारा निर्मित होते हैं, और तीसरा दूरस्थ और दुर्बल सादृश्य द्वारा लाक्षणिक विधियां या मात्र लाक्षणिक विधियों से संबंधित होते हैं। अगर हम एक सारणी के द्वारा इसको स्पष्ट करें तो इस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। ऑस्टिन एक तरह से कंसेप्ट ऑफ लॉ को, जो उसकी एक खुली अवधारणा थी जिसमें बहुत सारे तत्व समाहित थे, उनको एक ऑथेंटिसिटी तक लेके आए। एक तरह से वो ऑस्टिन का सिद्धांत विधि के स्रोत से संबंधित है। विधियां कहां से आती हैं, विधियां अपना कैरेक्टर कैसे प्राप्त करती हैं? How the authority of law is achieved? Where do laws derive their character as law? एक तरह से उन्होंने न्याय के दर्शन से विधि के दर्शन को पृथक कर दिया। ऑस्टिन न केवल विधि एवं नैतिकता में अंतर करते हैं, अपितु वह न्याय और विधि के दर्शन को भी पृथक कर देते हैं। अभी तक विधि पूर्ण न्याय को प्राप्त करने की खोज थी, लेकिन अब ऑस्टिन ने इस विचारधारा को, इस आधार को बदल दिया। उन्होंने कहा लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। विधि का स्रोत सॉवरेन, इस तरह से उन्होंने लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉ को, जो पॉजिटिव लॉ है, केवल उसी को अपने अध्ययन का क्षेत्र माना, क्योंकि जिसे वह पॉजिटिव लॉ कर रहे हैं, जिसे वह
सकारात्मक विधि कह रहे हैं वह संप्रभु का समादेश है और कुछ नहीं है। ऑस्टिन ने विधिशास्त्र की विषय वस्तु का क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉस के बारे में कहा कि स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉस की प्रत्येक विधि या तो संप्रभु द्वारा या संप्रभु निकाय द्वारा स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय के लिए निर्गत होती है। ऑस्टिन को हम लोग तीन परिभाषित करते समय जिस तरह से विधियां या नियम जिन्हें प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉस कहा जाता है, स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉस कहा जाता है, वो लॉस और स्पीसीज और कमांड पेंशन की तरफ ऑस्टिन ने विधि या विधिक व्यवस्था को एग्रीगेट माना कि लॉ और लीगल ऑर्डर वेरियस लॉस या लीगल ऑर्डर का एग्रीगेट है और ये सारी विधियां मानव आचरण को शासित करती हैं जो या पब्लिक ओपिनियन से प्रोपाउंड होते हैं। ऑस्टिन ने स्पष्ट किया डायरेक्शन चाहे जनरल हो या चाहे स्पेसिफिक हो, वह किसी व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है या उसका कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेस ऑफ विल ऑफ एनी सुपीरियर पर्सन। यह जो डायरेक्शन है समादेश के रूप में जारी होता है। इसके वाइडेस्ट सेंस में विधि ऐसे नियमों का संकलन है जो एक इंटेलिजेंट पर्सन द्वारा दूसरे इंटेलिजेंट पर्सन के मार्गदर्शन के लिए निर्मित करता है जिस पर उसकी संप्रभुता होती है। निर्देश के रूप में नियम केवल निश्चित व्यक्ति या निश्चित निकाय द्वारा जारी किया जा सकता है। डायरेक्शन कोई अनिश्चित व्यक्ति या कोई अनिश्चित निकाय निर्गत नहीं कर सकता। ऑस्टिन ने स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉस को इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉस में अंतर किया है। स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉस की जो आत्मा है वो ऑब्लिगेशन है। आचरण के संबंध में प्रत्येक इच्छा आचरण के लिए अनुकूल है, जो डिजायर्ड है और जो डिजायर्ड आचरण के प्रतिकूल है ये संप्रभु की ये इच्छाएं नियमों की तरह अभिव्यक्त होते हैं, परंतु डायरेक्शन के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यह है कि एवरी डायरेक्शन इज बाइंडिंग। अगर कोई निर्देश बंधनकारी नहीं है तो फिर वह स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉ में नहीं आता। बाध्यकारी तभी होगा जब उसमें कोई वार्षिक फोर्स होगा। कर्तव्य और अनुशास्त्री ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन इंटर रिलेटेड है।
ये एक दूसरे की संपूर्ति करते हैं। स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉस और डिवाइन लॉ और पॉलिटिकल सुपीरियर के रूप में कार्य करने वाला या राजनीतिक प्रबल द्वारा किए गए अधिकारों के प्रयोग में पारित विधियों से अलग किया जा सकता। उन विधियों को भी पृथक किया जाना चाहिए जो लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई हैं, परंतु वे राजनीतिक पॉलिटिकल सुपीरियर द्वारा पारित नहीं होती। जैसे माता पिता को अपने संतान के बारे में ये सारे नियम है, लेकिन ये विधि नहीं है ऑस्टिन के शब्दों में। ये सब पॉजिटिव मॉरलिटी है और इन्हें हर स्थिति में अलग किया जाना चाहिए। ऑस्टिन ने इम्प्रॉपरली शो कॉल्ड लॉस को जो सादृश्य के आधार पर जैसे इंटरनेशनल लॉ, संवैधानिक विधि, कन्वेंशनल लॉ, लॉ ग्रेविटी, लाक्षणिकता के आधार पर नेचुरल लॉ, ये सब ऑस्टिन के शब्दों में पॉजिटिव मॉरलिटी और इन्हें पॉजिटिव लॉ से अलग किया जाना चाहिए, हर स्थिति में किया जाना चाहिए। ऑस्टिन ने किया। पॉजिटिव लॉस या स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉस प्रत्यक्षता और तात्कालिक रूप में 3 तरह के निर्माताओं द्वारा स्थापित। पहला, सम्राट या संप्रभु निकाय द्वारा, जो सर्वोच्च सुप्रीम पॉलिटिकल सुपीरियर के रूप। दूसरा, सबऑर्डिनेट सुपीरियर द्वारा सबऑर्डिनेट। तीसरा, जनता के द्वारा, जो स्वयं आपसी संबंधों को प्रशासित करते हैं। परंतु प्रत्येक पॉजिटिव लॉ या स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉ प्रत्यक्ष या चक्रीय रूप से संप्रभु निकाय का समावेश, जो जारी करने वाले की अधीनस्थता की स्थिति में। इस तरह से अगर हम देखें, विधि को परिभाषित करते समय 3 प्रमुख लक्षण प्रदान किए। पहला, लॉ इज ए कमांड। दूसरा, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। और तीसरा, सैंक्शन इज एसेंशियल फॉर दैट कमांड। तो ऑस्टिन का सिद्धांत समावेश, संप्रभु और अनुस्वास्थ्य नामक त्रिवेणी से शासित होता है। ऑस्टिन ने कहा कि विधि संप्रभु का समावेश है। उन्होंने संप्रभु की परिभाषा नहीं की, अपितु उसकी व्याख्या की और कहा कि यदि आप अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करें या यह सूचित करें कि आप कोई कार्य करें या करने से विरत रहें और आप अपनी इच्छा का पालन न करें, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक बुराई के साथ मैं आपसे मिलूंगा। इस दशा में
आपकी इच्छा की अभिव्यक्ति एक समादेश है। एक्सप्रेशन ऑफ सच विल इज ए कमांड। इसमें 3 विचार होता है। पहला, इंटेलिजेंट पर्सन द्वारा अपनी इच्छा या अभिलाषा का अवधारण। दूसरा, इंटेलिजेंट पर्सन उसका अनुपालन करेगा या विगत रहेगा। थर्ड, यह अधीनस्थ जो है, दूसरा इंटेलिजेंट पर्सन पहले इंटेलिजेंट पर्सन की इच्छा का अनुपालन नहीं करता है, तो फिर एक इविल कॉन्सिक्वेंसेस एराइज होगा और वह इविल कॉन्सिक्वेंसेस ऑस्टिन के शब्दों में सैंक्शन है। ऐसे समावेश की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो सकती है, शब्दों द्वारा हो सकती है, चिन्हों द्वारा हो सकती है। ऑस्टिन का समावेश अन्य प्रकार की इच्छा से भिन्न है। समावेश की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए हमें समावेश के प्रारूप को नहीं देखना है, अपितु हमें यह देखना है कि उस इच्छा में क्या कोई इविल कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर कोई इविल कॉन्सिक्वेंसेस है तो वह चाहे जितना विनय पूर्वक किया गया हो, चाहे वह जिस प्रारूप में निर्गत किया गया हो, वह समादेश होगा। और कोई भी ऐसी इच्छा, वह चाहे जितने कठोर रूप में व्यक्त की गई हो, यदि उसमें उसके अनुपालन से कोई इविल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं अराइज हो रही है, तो उस इच्छा को ऑस्टिन के शब्दों में समावेश नहीं कहा जा सकता है, उसे कमांड नहीं कहा जाता। दूसरी तरफ यदि कोई इच्छा की अभिव्यक्ति व्यक्त की गई है और उसका अनुपालन किया जा रहा है, और अनुपालन क्यों किया जा रहा है, उसकी बाध्यता क्यों है, उसमें 2 एलिमेंट हैं। ये क्या वह व्यक्ति उसे समावेश मानकर अनुपालन कर रहा है। सभी विधि समादेश है, लेकिन सभी समादेश विधि नहीं है। Laws are command, but all command are not law. हमें उन कमांड को समादेशों में अंतर करना होगा। कुछ विधि का रूप ग्रहण करते हैं, कुछ विधि का रूप ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में कमी के कारण ऑस्टिन ने ऐसे समावेश को ओकेजनल या पर्टिकुलर कमांड में कहा है। पर्टिकुलर या ओकेजनल कमांड भी ला है। जैसे अगर किसी विशिष्ट कार्य या अवसर पर किसी कार्य को करने या करने से विरत रहने की अपेक्षा करता है, तो वह विशिष्ट समावेश है या ओकेजनल कमांड है। जैसे अगर संप्रभु यह समादेश देता है कि विशेष अवसर पर, विशेष समय पर लोग विशेष वस्त्र धारण करेंगे, तो यह एक विशिष्ट समादेश है, ओकेजनल कमांड है, और यह तभी तक लागू है जब वह समय या अवसर उत्पन्न होगा।
उद्देश्य की प्राप्ति होने के पश्चात यह समादेश का प्रवर्तन स्वतः समाप्त हो जाता है। पर्टिकुलर कमांड या ओकेजनल कमांड हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये जनरल कमांड नहीं है। जैसे अभी हम लोग देख लें, तो आज के ही समय में देख लें, कोरोना महामारी में बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो अन्य नियमों से सुसंगत नहीं, लेकिन ये एक विशिष्ट विधि है, विशिष्ट समावेश है, और इस रूप में जब तक उसका उद्देश्य विद्यमान है तब तक वह अस्तित्व में रहे। ऐसे समादेशों को अवसर विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए निर्गत किया जाता है, या सभी के लिए या सभी विषयों पर निर्गत नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलर कमांड ऑस्टिन के शब्दों में तभी तक वैध है जब तक वह पर्टिकुलरिटी एग्जिस्ट करती है। जो अनन्य रूप से व्यक्तिगत रूप से निश्चित किए जा सकते हैं उन्हीं को यह समावेश बाध्य करता है। बहुत सारे ऐसे समावेश समय समय पर निर्गत होते हैं, लेकिन यह अध्ययन के बिन नहीं है। उन्होंने सामान्य समावेश की बात की, जनरल कमांड की। अगर अवसर कोई समावेश सभी व्यक्तियों का सभी समय के लिए निर्गत किया जाता है तो वह एक सामान्य समावेश है। जनरल कमांड पूरे समुदाय या वर्ग को कुछ करने या करने से विरत रहने के लिए बाध्य करता है। समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्तव्यों के प्रणाली का निर्धारण संभव नहीं है। यदि यह संभव भी है तो ये मीनिंगलेस है, क्योंकि पॉलिटिकल सुपीरियर द्वारा निर्धारित अधिकांश विधियां सामान्य होती है। यह दो तरह की हो सकती है। पहला, सभी प्रकार की कार्यों को सामान्यतया करने या विरत रहने, अपेक्षा करने, और दूसरे पूरे समुदाय या कम से कम दूसरे समुदाय के सभी सदस्यों को बाध्य करता है। सामान्य समावेश पूरे समुदाय या वर्ग के सभी समय के लिए आबद्धकारी है। एक बार सामान्य समावेश जारी हो जाता है तो उसकी निरंतरता तब तक बनी रहती है जब तक कि पुनः दूसरे समावेश द्वारा उसके प्रभाव को समाप्त नहीं कर दिया जाता या अन्य समावेश निर्गत नहीं होता। फिर या समावेश पॉलिटिकल सुपीरियर से प्रारंभ होता है और पॉलिटिकल इंफीरियर के अनुपालन से पूर्ण होता है।
अतः जो दूसरे को बाध्य बना सके। ऑस्टिन के शब्दों में वरिष्ठ कौन है? वरिष्ठ वह है जो दूसरे को बाध्य बना सके, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। मानव मानव वरिष्ठता इंटर रिलेटेड होती है। जो पक्ष एक दृष्टिकोण से वरिष्ठ है, सुपीरियर है, वह दूसरे दृष्टिकोण से इंफीरियर हो सकता है। जैसे सम्राट प्रजा से श्रेष्ठ है क्योंकि वह अपनी इच्छा का अनुपालन कराने के लिए उसके पास पर्याप्त शक्ति है, परंतु पब्लिक कम्युनिटी कुछ मामलों में सम्राट से श्रेष्ठ होती है क्योंकि प्रजा के आक्रोश का भय सम्राट के शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करती है। इसी तरह से संप्रभु असेंबली का सदस्य न्यायाधीश से श्रेष्ठ है क्योंकि न्यायाधीश द्वारा उस विधि का अनुपालन किया जाता है जो संप्रभु द्वारा निर्मित है। परंतु एक नागरिक के रूप में प्रजा की हैसियत से वह एक न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है क्योंकि न्यायाधीश को न्याय का प्रशासन करने की शक्ति है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वरिष्ठता है, सुपीरियरिटी है, वो इस पर डिपेंड करती है कि कैसे उस कमांड को बाइंडिंग बनाए। इस तरह से संप्रभु द्वारा जो समादेश निर्गत किया जाएगा वह विधि होगा। अब हमको संप्रभु को देखना है कि संप्रभु किसे कहते हैं। लास्ट में कह रहे हैं इच्छा, अनुशास्त्री, इच्छा की अभिव्यक्ति, ये ऑस्टिन की मूल प्रस्थापना है। अनुशास्त्री, इच्छा, बाध्यकारिता, जो इच्छा के रूप में संप्रभु इच्छा के रूप में समादेश का रूप ग्रहण करते हैं, वह संप्रभु से निर्गत होते हैं। इस तरह से एक चौथा तत्व ऑस्टिन के रूप में आता है, वो सुपीरियर। इसी तथ्य के आधार पर ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ को पॉजिटिव मॉरालिटी से अलग किया, सेपरेट किया। पॉजिटिव लॉ जो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है, वह सुपीरियरिटी से निर्धारित होता है और ऑस्टिन के शब्दों में जो समादेश निर्गत कर यदि एक निश्चित मानव प्रवक्त श्रेष्ठ सुपीरियर किसी समान प्रवर के आदेश का अनुपालन का आदि न हो और समाज के बहुसंख्यक लोगों द्वारा उसके आदेशों का आदतन अनुपालन होता है, वह निश्चित प्रवर उस निश्चित समाज में संप्रभु है और वह समाज एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है। इस प्रकार हम देखें ऑस्टिन द्वारा परिभाषित संप्रभु के 3 लक्षण हैं। पहला, निश्चित प्रवर, सर्टेन
ह्यूमन सुपीरियर, ये पहला लक्षण। दूसरा, जो ऐसा निश्चित प्रबल व्यक्ति है वह समान ऐसे किसी अन्य प्रबल व्यक्ति के आदेशों का आदि न हो। दूसरा, जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो ऐसे जो इंफीरियर है ऐसे सुपीरियर पर्सन की इच्छा का आदतन अनुपालन करते हैं। और तीसरा है कि वह सोसाइटी पॉलिटिकली फ्री हो, तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो। इस तरह से हम लोग देखें तो ऑस्टिन ने पहला पहलू सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। सकारात्मक पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि निश्चित मानव प्रवक्ता या संप्रभु के आदेशों का समाज का बहुसंख्यक वर्ग आदतन करता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। निगेटिव एस्पेक्ट यह है स्वयं संप्रभु किसी अन्य प्रवर्ग के आदेशों का अनुपालन का आदि नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जो अधीनस्थ प्रबल लोग हैं, अवर लोग हैं, वो आदतन संप्रभु के आदेशों का समादेशों का अनुपालन करें और संप्रभु किसी और के आदेशों का अनुपालन करने का आदि न हो। इसमें किसी लीगल जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। ये ऑस्टिन की प्रस्थापना और संकल्पना इस ये अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या कि जो जिसे ऑस्टिन संप्रभु कहते हैं, अगर वह आदतन किसी दूसरे सुपीरियर ह्यूमन के आदेश का अनुपालन कर रहा है तो वो सामने नहीं है। इसी तरह से जो कमांड इशू कर रहा है उसको इंफीरियर इंटेलिजेंट पर्सन आदतन हैबिचुअल उसका अनुपालन कर। इस तरह से हम देखें समावेश के विचार के पीछे मूलतः अंग्रेज इंग्लिश क्रिमिनल लॉ का इंस्टीट्यूट और हमने पहले भी कहा कि हम किसी के विचार को तभी पूर्ण रूप से समझ सकते हैं जब हम उस समय और स्थान तथा उस स्थिति में जो विचारधारा विद्यमान है उसको समझ सकें। अगर हम 18वीं और 19वीं शताब्दी में देखें तो केवल ये कहना कि ऑस्टिन इंग्लिश क्रिमिनल लॉ के इंस्टीट्यूट से प्रभावित है या क्रिमिनल लॉ को ही वो लॉ मानते हैं तो सही नहीं है, क्योंकि उस समय क्रिमिनल लॉ ही लॉ का रूप था। धीरे धीरे विधियों में विकास हुआ, उसके अलग अलग रूप आए, लेकिन प्रारंभिक चरण में जब विधि और नैतिकता को पृथक किया जा रहा था तो उस समय विधि को आपराधिक रूप दिया गया। आज भी उसी तरह से कार्य किए जा रहे हैं। कौन से कार्य अपराध होगा, कौन से कार्य सिविल दोष होगा, ये निरंतर विकसित हो रहा है। बहुत सारे और भी लॉज हैं, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को देखें, कन्वेंशनल लॉ को देखें,
ये सब ऑस्टिन के उसमें समावेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सत्य प्रदान कर रहे हैं, ये पावर कंफरिंग रूल्स है। अगर दूसरे आधार पर इनके समावेश को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि समावेश के अंतर्गत एक अंतर्निहित भावना है कि कोई निश्चित समादेशक है, कोई सर्टेन कमांडर है, कोई पॉलिटिकल इंटीरियर सर्टेन है, वो अनसर्टेन नहीं हो सकता। जबकि आज के लीगल सिस्टम में बहुत सारी विधियां ऐसी हैं जो किसी समावेशक द्वारा निर्गत नहीं होती। जैसे ब्रिटेन का ही उदाहरण दिया जाए, जहां सम्राट संप्रभु है या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। क्वेश्चन ये है कि कब इनको किसने सॉवरेन बनाया? पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी इंग्लैंड में निर्धारित की जा रही है, उसको कमांड किसने दिया? उसका सॉवरेन कौन है? अगर वह सॉवरेन है जिसने किसी दूसरे को किया, उसके अधिकार को यहाँ तक विस्तारित किया जा रहा है। इस तरह से जो निश्चित समावेशक की अवधारणा है वो आज के परिप्रेक्ष्य में वो प्रासंगिक नहीं। जैसे क्राउन इन पार्लियामेंट 1689 का एक्ट है, उसके पहले पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं थी। हम सब जब नेचुरल लॉ स्कूल को देखेंगे तो अंधकार युग, पुनर्जागरण युग, ये सारे आएंगे और इन्हीं अनुभूतियों का, इन्हीं संघर्षों का परिणाम हुआ कि 1689 में क्राउन इन पार्लियामेंट को इनेक्ट किया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी प्राप्त हुई। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी विधियां जो संप्रभु का निर्माण करती हैं वो एक प्रकल्पना है, उसे हम मान करके चलेंगे। बहुत सारी ऐसे भी विधियां हैं जो समाज में विद्यमान है लेकिन वो संप्रभु के समावेश नहीं। दो कारणों से ऐसी विधियों को टेक्स्ट कमांड कहा जा सकता है, मूल विधियां कहा जा सकता है, कि जिनको संप्रभु ने स्वीकार कर लिया है मौन रख करके। ऐसे मौन विधियों को पॉजिटिव लॉ नहीं कहा जा सकता, वो कमांड नहीं। भूल ऐसे कमांड के दो लॉजिक हैं। एक है कि हम उसको साइलेंट अप्रूवल दे रहे हैं, दूसरा है नेग्लिजेंस है कि हमको उसको रिपील करना चाहिए और हमने उसको रिपील नहीं किया है। और जब तक इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होगा तब तक वह कमांड नहीं होगा। लेकिन ऐसी विधि जो बनाई जानी चाहिए या जिनका निरसन किया जाना चाहिए और जो नहीं बनाई गई है या जो नहीं निश्चित की गई है, इसे प्रकल्पित नहीं किया जा सकता।
और क्या समादेश संप्रभ का समादेश तत्काल विधि है। जैसे हम लोग इंग्लैंड के ही उदाहरण को रखें कि बर्मिंघम पैलेस में सम्राट, लॉर्ड्स, कॉमन्स सर्वसम्मत से किसी विषय पर सहमत होते हैं कि क्या वह समादेश है, क्या इसे कानून माना जा सकता है। ये कानून तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक निश्चित प्रक्रियात्मकों का पालन नहीं किया। यदि यह प्रोसीजर है तो क्या यह प्रोसीजर कमांड है। डिग्विड कहते हैं सभी सोशल लेजिस्लेशन के संबंध में ऑस्टिन अपने को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो डार्विन का ये कहना सत्य है, क्योंकि जिस समय ऑस्टिन की सिद्धांत प्रतिपादित किया गया उस समय सामाजिक सोशल लेजिस्लेशन की कोई अवधारणा विद्यमान नहीं थी। सोशल वेलफेयर मॉरलिटी और रिलीजन से गवर्न हो रहा है। इस तरह से सोशल लेजिस्लेशन ये पश्चातवर्ती विकास है। इस अवास्तविकता को हम लोग ऑस्टिन के संवैधानिक विधि की व्याख्या से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने संवैधानिक विधि को पॉजिटिव लॉ नहीं माना, क्योंकि यह मात्र तथ्य संबंधी प्रश्न है जिसका मात्र अनुपालन होता है, और दूसरा यह स्वयं संप्रभ के लिए समादेश है। इसी तरह से इनकी संप्रभ की अवधारणा को भी चार तरह से आलोचना की जा सकती है। पहला कि जो अनुपालन संप्रभ के द्वारा प्राप्त होता है वह विधि निर्माण की संस्था के साथ भ्रम पैदा करता है। जैसे इंग्लैंड में क्राउन जनता की राज्यनिष्ठा प्राप्त करता है, जबकि क्राउन इन पार्लियामेंट सुप्रीम है, सार्वभौम। असमावेशित विधि निर्माता और समादेशक की बात पृथक पृथक। संप्रभ का नकारात्मक पहलू अंतरराष्ट्रीय विविधता के लिए महत्वपूर्ण, परंतु देश के अधीन अंतर्गत होने वाले विविधताओं के लिए इसका कोई महत्व नहीं। इनके लिए यह बात कोई महत्व नहीं रखती है कि संप्रभ किसी दूसरे विधि का पालन करता है कि नहीं करता है। यह प्रश्न उठाया जा सकता है, क्या प्रत्येक राज्य में संप्रभ का होना आवश्यक है। क्या व्यवहारिक रूप में संप्रभ आवश्यक है। संप्रभुता पुनर्जागरण काल के बाद की अवधारणा है। हेनरी मेन ने स्पष्ट किया संप्रभुता प्राथमिक समुदायों पर लागू नहीं होती है।
जिसमें रूढ़िगत विधियों की प्रधानता थी। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या एक विधिक व्यवस्था में एक ही लेजिस्लेटिव बॉडी का होना आवश्यक है? इसका उत्तर इस तरह से दिया जा सकता है कि यद्यपि एक लेजिस्लेटिव बॉडी का होना सुविधाजनक है, परंतु ऐसे कोई अपरिहार्य आवश्यकता नहीं है किसी राज्य में एक ही लीगल लेजिस्लेटिव बॉडी हो। क्या आदतन अनुपालन के समय आदतन अनुपालन के कसौटी क्या क्रांतिकारी परिस्थितियों में लागू होती है? यह एक ओपन क्वेश्चन है। क्रांतिकारी परिस्थितियां, विद्रोह या स्वयं विधि व्यवस्था की विफलता है। इसलिए कोई भी विधि व्यवस्था ऐसी परिस्थिति में कैसे कार्य करेगी, ये कहना ठीक नहीं है। संप्रभु स्वयं अपने को दायी नहीं ठहरा सकता। संप्रभु किसी अन्य समान प्रबल व्यक्ति की इच्छा का अनुपालन करने का आदी नहीं हो सकता। और तीसरा कि उसकी इच्छा का आदतन अनुपालन किया जाए। आदतन अनुपालन अनुशासन के भय से नहीं, क्योंकि ऑस्टिन के विधि के दर्शन का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है अनुशासन, सैंक्शन। ऑस्टिन के समावेश की परिभाषा में अनुशासन का तत्व अंतर्निहित है। समादेशक की इच्छा का अनुपालन न करना एक इविल को जन्म देगा, एक बुराई को जन्म देगा। ऑस्टिन इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया, यदि समादेशक की इच्छा का अनुपालन नहीं होता तो अवज्ञा करने वाला बुराई के दायित्व के अधीन होगा। इसलिए वह समादेश को मानने के लिए बात या बंधन के अधीन होगा। यह उसकी ड्यूटी है। आदतन अनुपालन कर्तव्य है। यदि वह समादेश का अनुपालन नहीं करता है तो कहा जाएगा उसने समादेश का उल्लंघन किया या उसके द्वारा अधिरोपित कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया। समादेश की अवज्ञा के फलस्वरूप जो बुराई उत्पन्न होगी इसे अक्सर अनुशास्ति कहा जाएगा, पनिशमेंट कहा जाएगा, ये बल कहा जाएगा। अनुशास्ति प्रवर्तन का साधन है और कुछ नहीं है। अवज्ञा द्वारा जो बुराई अधिरोपित होती है उसको जिस तत्व से उपचार प्रदान किया जाता है वह अनुशास्ति। दूसरे शब्दों में दंड या अनुशास्ति, दंड अनुशास्ति का आंशिक प्रदर्शन है। जितना ज्यादा
ज्यादा बुराई की संभावना होगी, उतने ही ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता होगी। जितना ज्यादा दंड अधिरोपित होने की संभावना होगी, उतना ही उस समादेश की प्रभावकारिता सुनिश्चित की जाएगी। दूसरे शब्दों में, समादेश के अनुपालन और कर्तव्य भंग न होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरह से सैंक्शन कमांड का एक अपरिहार्य तत्व है। समादेश या अनुपालन शर्तपूर्ण अच्छाई या शर्तपूर्ण बुराई से नहीं हो सकता है। बेंथम ने और बेंथम ने रिवार्ड एवार्ड इन सब को भी पनिशमेंट माना, लेकिन ऑस्टिन सैंक्शन को इविल तक सीमित रखा है। इसमें गुड और बैड दोनों को नहीं सम्मिलित किया गया कि आपको पुरस्कार प्रबोधित किया जाए, अवार्ड दिया जाए और जरूरत पर दंड दिया जाए। यहाँ सैंक्शन का अल्टरनेटिव नहीं है। इस तरह से हम लोग अगर ऑस्टिन के सिद्धांत को संपूर्ण रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें तो यह कह सकते हैं कि जिस समय ऑस्टिन का सिद्धांत प्रतिपादित किया जा रहा था, उस समय एक परम आदर्श लॉ वाज एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। लेकिन जब ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो फिर ऑस्टिन के पहले, बिफोर ऑस्टिन, लॉ इज एन आइडियल, और आफ्टर ऑस्टिन जब इन्होंने अपने इस पॉजिटिव लॉ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, कमांड, सॉवरेन और सैंक्शन के त्रिवेणी से बीज को एक नई पहचान दिलाई, स्रोत, बीज के स्रोत को निश्चित किया, तो उसके परिणाम भी पश्चातवर्ती विचारों पर प्राप्त हो रहे हैं। आफ्टर ऑस्टिन, लॉ इज नॉट एन आइडियल। जो विधि आदर्श थी, अब वह आदर्श नहीं है, अपितु समथिंग एक्चुअली एग्जिस्ट। विधि वह है जो अस्तित्व में है, और जो अस्तित्व में है वह लॉ इज नॉट व्हिच इज इन अकॉर्डेंस विथ रिलीजन, नेचर या मॉरलिटी। जैसा कि हम लोग प्रारंभिक चरण में यह स्पष्ट किए कि विधि को वैधता, विधि का अस्तित्व डिवाइन लॉ में है, लेकिन ऑस्टिन ने विधि का अस्तित्व, विधि की उत्पत्ति, विधि का स्रोत, सॉवरेन, कमांड और सैंक्शन में माना। हमको विधि कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बारे में केवल और केवल एक स्रोत है, और वह स्रोत है कि संप्रभु का समादेश। अभी तक विधियों के कितने स्रोत थे, कहीं रिलीजन से, कहीं मॉरलिटी से, कहीं परंपराओं से, कहीं पारस्परिक समझौतों से, तरह तरह के जो निर्देश थे, मानक थे, वो सब विधि के रूप में ज्ञात थे। लेकिन ऑस्टिन की विचारधारा के परिणाम स्वरूप विधि के दर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। विधि का दर्शन आदर्शवाद की बेड़ियों से मुक्त होकर के
वास्तविकता के धरातल पर अपने को धर्म, प्रकृति और नैतिकता से अलग कर लिया। अब ला वह नहीं है जो उसको डिवाइन लॉ से होना चाहिए। ला अब वैध है, ला वैलिड है, इनवैलिड है। अब इससे नहीं होगा कि क्या ला रिलीजन को अकॉर्डेंस में है, क्या ला और रिलीजन में समरूपता है, क्या ला और मॉरलिटी में समरूपता है, क्या ला और नेचर में समरूपता है। लेकिन ऑस्टिन के पहले ऐसा होना आवश्यक था। इसी तरह से अब ला इज नॉट दैट व्हिच आर टू बी। विधि वह नहीं है जिसे विधि होनी चाहिए, बल्कि विधि वह है जो है, एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि ऑस्टिन ने विधिशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। उन्होंने विधि को नैतिकता से पृथक किया और यह पृथक्करण अन्य विचार धाराओं पर भी प्रभाव डालता है और आज भी किसी न किसी रूप में ये हो सकता है कि ऑस्टिन को संपूर्ण रूप में न स्वीकार किया जाए, लेकिन जो उनके मौलिक संकल्पना है, जो उनके सिद्धांत का मौलिक सार है कि कमांड है, ला इज ए कमांड। अब आज इसको पूरे विश्व पर लागू करिए तो ला इज ए कमांड, ये सत्य है। दूसरा, संप्रभु। संप्रभुता की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। जैसा कि हम लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में सॉवरेनिटी नहीं, क्योंकि हम जब राज्य की उत्पत्ति की बात करेंगे तो राज्य की उत्पत्ति का पूरा एक विकास गाथा है। व्यक्ति, परिवार, समाज, संगठन, राज्य, और फिर जो राज्य की उत्पत्ति हुई है उसमें विधि का महत्वपूर्ण भाग है। राज्य की पहचान विधि से और विधि की पहचान राज्य से की जा सकती है। जैसे भारत की विधि क्या है, पाकिस्तान की विधि क्या है, अफगानिस्तान की विधि क्या है। तो ये धीरे धीरे जब विचार हुआ, जब संगठन आगे बढ़ता गया, विज्ञान की विकास मानव विचार को प्रभावित कर रहे हैं, उनके आचार विचार को प्रभावित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि विधि उससे प्रभावित होने से अछूती नहीं रह सकती है। फिर भी हम लोग इनके तीनों सिद्धांतों को अगर समग्र रूप में देखें, आज की तिथि में देखें, विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं पर लागू करते हुए अगर इसका मूल्यांकन करें तो ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद के अध्ययन, विधि, संप्रभ और शास्त्री की आलोचना संभव है। जैसे कि ऑस्टिन विधि को संप्रभ का समादेश मानते हैं और संप्रभ का समादेश मानने के कारण बहुत सारे रूढ़गत विधियां, कस्टमरीज लॉ को इनके बीच के स्रोत में नहीं आती। ऐसे सारी विधियां इनके क्षेत्र से बाहर हैं। जब हम लोग इसको भारतीय संविधान पर लागू करते हैं
और विशेष करके अनुच्छेद 13 में देखें तो कस्टम को एक लीगल कैरेक्टर प्राप्त है। इसी तरह से जो परमिटिव लॉज है, जो इशूड नहीं है लेकिन जिनको परमिट किया गया है, वो सब इस विधिशास्त्र के परिधि में सम्मिलित है। संपर्क की सर्वोच्चता ये समय समय पर अवधारित होती रहती है। नैतिकता को प्रमाणवाद अपने सिद्धांतों से जरूर बाहर करता है, लेकिन अंततः जिस परिधि के बाहर, जिस सोसाइटी में समावेश का अनुपालन हो रहा है, उसमें नैतिकता का होना अपरिहार्य। जब हम लोग ये देखते हैं कि ऑस्टिन यह कहते हैं कि जो अवर इंटेलिजेंट इंटीरियर पर्सन है, वो आदतन उसका अनुपालन करते हैं। तो आदत तभी होगी जब हम इसे भय से नहीं अपितु दिल से स्वीकार करेंगे, जब हम संपूर्ण रूप में उसको सत्य के रूप में लेंगे। आज की तिथि में अगर हम अंतरराष्ट्रीय वित्त पर जाएं और वहां इस सिद्धांत का विश्लेषण करें तो अंतरराष्ट्रीय वित्त में वित्त के तत्व विद्यमान है। इसी तरह से समावेश की संकल्पना, अब हम लोकतंत्रात्मक राज्य में रहते हैं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स है, उसमें ऐसी कोई निरंकुशता की कोई संभावना नहीं है। संपूर्ण रूप में अगर देखा जाए तो ऑस्टिन का सिद्धांत धर्म और नैतिकता से राज्य और विधि को पृथक करता है और 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की बहुत प्रभावकारिता रही है। इस कारण विश्व में बहुत ज्यादा संभावना तानाशाही के उत्पन्न होने की, क्योंकि ऑस्टिन यहाँ तक कहते थे कि विधि जो भी समावेश निर्गत करेगा उसका अनुपालन करना होगा। अच्छाई और बुराई से समावेश की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधियां भी, अच्छी विधि, बुरी विधियां भी उसी तरह से प्रभावी हैं, उसी तरह से विद्यमान है जिस तरह से अच्छी विधियां विद्यमान है और वो प्रभावी। नैतिक मूल्यों का कोई स्थान न होने के कारण अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता और उसका परिणाम विश्व ने देखा। और जब इसे तानाशाही दंडात्मक विधिक व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, जिसमें जर्मनी में भी हुआ, नाजी शासन के दौरान देखा जा सकता है, लेकिन केवल वही संपर्क का समावेश नहीं है। शब्दों के आधार पर किसी सिद्धांत को हमेशा के लिए उसकी व्याख्या करना स्वीकार्य नहीं है। जैसे भारतीय संविधान है, इसके शब्दों की व्याख्या समय और परिस्थितियों के अनुसार
उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर किया जाता है। अनुच्छेद के शब्द वही है, लेकिन उसकी व्याख्या समय, परिस्थिति और जहां उसके ऑब्जेक्ट है, इंद्र है, उसके हिसाब से अर्थ को दिया जाता है। इसी तरह से अगर हम इस ऑस्टिन के दर्शन को देखें तो ऑस्टिन विधि को में निश्चितता चाहते थे, वो सर्टेनिटी चाहते थे, वो विधि को, लॉ को एज साइंस, इसे आदर्श से मुक्त करना चाहते थे। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑस्टिन अपने उद्देश्य में सफल रहे। उनका दर्शन हमेशा किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं विद्यमान होगा। आज की तिथि में भी अगर इसको भारत में लागू किया जाए तो बहुत सारे नोटबंदी को ही देख लें, वो एक ऐसा था कि जिसके लिए किसी भी संविधान की व्यवस्था के अधीन उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन वो इसी सिद्धांत से वो अपने को सुसंगत ठहराता है और ऑब्जेक्ट को प्राप्त करता है। ऑस्टिन का सिद्धांत उस स्थिति में भी अपनी महत्व को बनाए रखता है जब वह बंधनकारिता या विधि की प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस ऑफ लॉज पर विचार किया जाता है। कोई विधि तभी प्रभावी हो सकती है जब या तो वह जनता के मनोभावों के अनुकूल हो या उसमें इतना उत्पीड़न का तत्व विद्यमान हो कि भय के कारण उसके अनुपालन के अतिरिक्त अधीनस्थ के पास कोई विकल्प न हो। इस तरह से हम लोग आज ऑस्टिन के सिद्धांत को सब समझने का प्रयास किए हैं। कल हम लोग प्योर थियरी ऑफ लॉ को देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने कतिपय गतिरोधों के बाद भी इस व्याख्यान में अपनी उपस्थिति बनाए रखे। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, sir.